हमने पूरा निमोनिया के बारे में पढ़ा कि निमोनिया क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस क्या हैं, मैनेजमेंट क्या है, सारी चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी में आ रहे हैं तो मतलब कि ये किसको अफेक्ट कर रहा है? हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। लंग्स में क्या होता है? हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि निमोनिया क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन। क्या है? एक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कब होता है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लंग्स में एंटर हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है और लंग्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। वो क्या कॉज करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन कॉज करे। वो क्या करता है? द इन्फ्लेम्स एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स, ठीक है। दैट इन्फ्लेम क्या मतलब क्या कर देता है? वो इन्फ्लेम कर देता है, मतलब स्वेलिंग, ठीक है, इरिटेशन, उस जगह पर क्या कर देता है? इन्फ्लेम कर देता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। वो कब होता है? जब वहाँ पे उस टाइम पे स्वेलिंग हो जाए, इरिटेशन हो जाए, ठीक, उसको हम इन्फ्लेम बोलते हैं। एयर सैक्स किसको बोल रहे हैं? जिसमें कि एयर फिल्ड रहती है, थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें कि एयर फिल होती है, जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। इन वन और बोथ लंग्स, किसी भी एक लंग्स में या फिर दोनों लंग्स में, ठीक है। क्या है ये? क्या कहना चाह रहा है कि निमोनिया क्या है? एक इन्फेक्शन है जो कि क्या करता है, जो एयर सैक्स हैं, जो हमारी ये एल्वोलाई हैं, ठीक है, इनको क्या कर देता है? इन्फ्लेम कर देता है, इसमें स्वेलिंग, इरिटेशन कॉज कर देता है, जिसके कारण से विच में फिल विद द फ्लूड और पस, जिसके कारण से इनमें क्या हो जाता है? फ्लूड भर जाता है या पस भर जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे लंग्स हैं नॉर्मली, ठीक है, हेल्दी लंग है। ये क्या है? ये हमारा ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ये दो प्राइमरी ब्रोंकस में क्या हो गए हैं? ये डिवाइड हो गए। फिर लंग्स में जितने लोब्स हैं, जैसे कि हमारा राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं, तो तीनों में डिवाइड हो जाता है अगर हम, और जो हमारा लेफ्ट है वो 2 लोब्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जाके किस में ब्रेक डाउन हो जाती है? सेगमेंटल या फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में। उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद हमारे क्या जाते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल कॉर्नर पे क्या होती है? हमारी एल्वोलाई, ठीक है। ये क्या है हमारे? देखिए ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या है? ये हमारा ये एल्वोलाई सैक है पूरा। फिर ये क्या है? इसमें एक एल्वोलाई। एल्वोलाई को ही हम क्या बोल रहे हैं? एयर सैक, क्योंकि इसमें क्या फील्ड होती है? एयर फील्ड रहती है, यहीं से गैस का एक्सचेंज होता है। लेकिन निमोनिया की कंडीशन में क्या हो जा रहा है? ये जो एल्वोलाई है इसके अंदर फ्लूइड या फिर पस भर गया है, ठीक है, जिसके कारण से अब यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, इरिटेशन हो गई है, फ्लूइड भर गया, पस भर गया है, जिसके कारण से अब इसमें गैसेस का एक्सचेंज तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वही कंडीशन क्या कहलाती है? निमोनिया। निमोनिया में जो लंग्स है, लंग्स के अंदर एल्वोलाई है या फिर एयर सैक्स है, उनके अंदर पस या फ्लूइड का भर जाना या फिर इन्फ्लामेशन हो जाना, उस जगह का इन्फेक्शन हो जाना किसी भी कारण से, बैक्टीरिया से, वायरस से, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। निमोनिया सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, निमोनिया एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है, जो कि ट्रीटेबल है, ठीक हो जाती है ट्रीटमेंट लेने के बाद। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में है, ठीक है। मान लीजिए अगर जो निमोनिया है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन को हुआ है, जैसे कि जो 65 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, एजेड है, उनको अगर हुआ है, या फिर 2 साल से कम का जो बच्चा है, अभी उनकी इम्यूनिटी क्या है? बहुत वीक है। जो 2 साल का बच्चा है उसकी इम्यूनिटी तो अभी डेवलप ही नहीं हुई है, और जो 65 ईयर्स ओल्ड है उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो चुकी है। तो अगर उस कंडीशन में उनको निमोनिया की कंडीशन हो जाती है तो वो एक थोड़ी सी सीरियस कंडीशन होती है, उसको ट्रीट करना थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। बाकी अगर नॉर्मल है तो वो ट्रीटेबल है। देखिए इस तरीके से ये क्या है? हमारा लंग्स है। लंग्स में कहाँ से? नोज के थ्रू, ठीक है, नोज के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया, वायरस एंटर हो जाता है, वही हमारे
ट्रेकिया से होते हुए कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियाई से ब्रोंक्यूल्स में, फिर एयर सैक्स में। अब आप बोलेंगे कि भाई एयर सैक्स में ही जाके क्यों हुआ है, वहाँ पे जाके वो ट्रैप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पैसेज है, ठीक है, ये क्या है, पहले ब्रॉड है, फिर नैरो 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 होता जा रहा है, तो फिर वो लास्ट में जाके एक थैलेनुमा संरचना होती है एयर सैक्स, उसमें जाके ट्रैप फंस जाता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया या वायरस वहीं पे वो कॉज कर देता है इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग कॉज कर देगा, इरिटेशन, रेडनेस, ठीक है, वहीं पे वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा और वहीं पे फ्लूइड और पस फिल हो जाएगी, ठीक है। ये बैक्टीरिया वायरस है। जैसे कि हमें पता है कि एल्वोलाई, ठीक है, ये क्या है हमारी एल्वोलाई, और ये क्या है हमारी ब्लड कैपिलरीज, जिसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक। यहाँ से ऑक्सीजन इसमें जाती है, ऑक्सीजन हमारी एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज से एल्वोलाई में, एल्वोलाई से बाहर जाता है। क्लियर? ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। किसके थ्रू हो रहा है ये? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के थ्रू हो रहा है। क्या है ये? एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, बहुत थिन मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं कि अनहेल्दी एल्वोलस, जब ये एल्वोलाई में पस फिल्ड हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। ये जो क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, पस एल्वोलस फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड के साथ है। तो अब जो ऑक्सीजन इसमें आ रही है वो यहीं रहेगी, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जाना था एल्वोलाई में वो भी यहीं रहेगा, वो भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो फिर ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आ पा रहा है। तो बॉडी में या फिर ब्लड में CO2 की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड जमा हुआ है ये क्या है? म्यूकस है या पस है, ये कफ के रूप में बाहर आता है, ठीक। क्लियर हुआ? निमोनिया की कंडीशन क्या है? एक इन्फेक्शन है। किसको इन्फेक्ट करता है? एयर सैक्स, एल्वोलाई को इन्फेक्ट करता है। ये किसी भी लंग्स में हो सकता है, एक लंग्स में भी, दोनों लंग्स में भी, दोनों में हो सकता है। क्या करता है? फ्लूइड और पस फिल्ड कर देता है एयर सैक्स में, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। निमोनिया कंडीशन क्लियर हुई? अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ निमोनिया। बहुत सारे टाइप्स होते हैं निमोनिया के। सबसे पढ़ेंगे हम क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लिनिकल बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले है लोबुलर निमोनिया। लोबुलर निमोनिया मतलब लोब्स में, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे दोनों लंग्स हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग, ठीक है, राइट वाले लंग में 3 लोब्स हैं और लेफ्ट वाले में हमारे 2 लोब्स हैं। तो किसी भी एक लोब में जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है उस निमोनिया को हमने क्या बोल दिया है? लोबुलर निमोनिया, ठीक है। ऑल और ए लार्ज सेगमेंट ऑफ पल्मोनरी लोब इज इन्वॉल्व, मतलब कोई भी एक लोब इन्वॉल्व है उसको हमने लोबुलर निमोनिया कह दिया, ठीक है। ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंको मतलब किसी भी एक ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में, बिगिंस इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल वाली, बिल्कुल लास्ट वाली, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रैकिया, ठीक है, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से फिर ये टर्सरी ब्रोंकाई, फिर लास्ट में ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद है एल्वोलाई, ठीक है। तो बिगिंस विद द टर्मिनल ब्रोंकियल्स, यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड स्कैटर्ड इन एयर सैक्स थ्रू आउट द लंग्स, और कहाँ पे? एयर सैक्स में फैल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंको निमोनिया, जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से शुरू हो रहा है और एयर सैक्स तक या फिर एल्वोलाइज तक पहुँच रहा है। क्या? इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर इन्फ्लामेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंको निमोनिया। नेक्स्ट एंड लास्ट इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया क्या है? अफेक्ट एल्वोलर वॉल, जो एल्वोलाई की वॉल है ये, ठीक है, इसकी जो वॉल है, मतलब इसकी जो दीवार है एयर सैक्स की या फिर एयर जो एल्वोलाई है, इसकी अगर दीवारों को अफेक्ट कर रहा है तो वो कौन सा टाइप्स कहलाएगा? हमारा इंटरस्टिशियल निमोनिया कहलाएगा, ठीक है। इमेजेस के थ्रू देखिए, सबसे पहला था हमारा
लोबुलर निमोनिया, जो किसी एक लोब को अफेक्ट करे। जैसे कि ये हमारा राइट लंग है, इसमें 3 लोब्स हैं, ठीक है, कितने हमारे 3 लोब्स, और इसमें हमारे 2 लोब्स हैं। अब इनमें से किसी भी एक लोब को अफेक्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, लोबुलर निमोनिया। सेकंड आ जाते हैं ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया में क्या था, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से शुरू हो रहा था और एयर सैक्स तक इन्फेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, और ये क्या है, हमारे एयर सैक्स, यहाँ तक इन्फेक्शन इसमें फैल रहा था, तो इसको हमने ब्रोंकोनिमोनिया कह दिया, ठीक है। लास्ट है हमारा इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये क्या बोल रहा था, जो हमारी एल्वोलर है, ठीक है, एल्वोलाई सैक्स हैं, इनके वॉल्स पर, इनकी दीवार्स को इन्फेक्ट करना, इन्फ्लेम करना, क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल निमोनिया कहलाएगा। तीनों टाइप्स क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ निमोनिया। वो थे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन पे कि भाई जो निमोनिया लोब्स में हो रहा है या ब्रोंकाई में हो रहा है या इंटरस्टिशियल हो रहा है, ये है हमारे कि किस जगह से हो रहा है, हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, कम्युनिटी एक्वायर्ड है, या फिर एस्पिरेशन निमोनिया है, या हेल्थ केयर निमोनिया है, मतलब किस जगह वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, वो बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ निमोनिया में सबसे पहले है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी से अगर हमें वो इन्फेक्शन लगा है या फिर हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक। सेकंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल में मान लीजिए हम एडमिट हुए किसी और बीमारी से, ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पे निमोनिया हो गया, तो वो क्या है, हमें हॉस्पिटल से हुआ है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम किसी और बीमारी से एडमिट थे, हमारी इम्यूनिटी वीक थी, लो थी, तो हमें निमोनिया का भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हम उसको बोलेंगे, एक तो पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, पेशेंट किस पे है, वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर पे पेशेंट कब जाता है, जब उसको हमें आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देनी होती है, तब हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं, ठीक है। अब वेंटिलेटर के कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, उन पे कोई भी बैक्टीरिया वायरस लगा हुआ है और वो एंटर हो गया है लंग्स के अंदर, तो उससे अगर निमोनिया हो गया है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। क्लियर। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। हेल्थ केयर में क्या है, आप हॉस्पिटल में हो लेकिन एडमिटेड नहीं हो, मान लीजिए आप किसी सिर्फ ओपीडी कराने गए, ठीक है, सिर्फ दवाई लेने गए या फिर कोई टेस्ट कराने गए, उस कंडीशन में आपको वो बैक्टीरिया वायरस आपके लंग्स में इनहेल हो गया, ठीक है, एंटर हो गया, तो उस कंडीशन में वो कौन सा निमोनिया कहलाएगा, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया कहलाएगा। मतलब आप एडमिट नहीं हो, हॉस्पिटल से नहीं मिला वो आपको, पर लेकिन आप गए थे तो उस टाइम पे वो हो गया। लास्ट है हमारा एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन क्या है, मान लीजिए कोई भी हम चीज़ खा रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस हमने खाया, वो फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाता है, ठीक है, मतलब जो हमारी खाने वाली नली है उसमें ना जाके हमारी जो सांस वाली नली है, विंड पाइप है, उसमें चला जाता है, तो वो क्या होगा, एस्पिरेशन निमोनिया। उसके कारण से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, फ्लूइड जमा हो सकता है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज निमोनिया। मतलब ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसके कारण निमोनिया होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, यही होते हैं जिसके कारण से निमोनिया कॉज होता है। तो मेनली जो होते हैं वो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जिसके कारण से जो कॉमनली निमोनिया होता है। जो रेयर होता है वो फंगाई और पैरासाइट्स के कारण से होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में कौन कौन से हमारे स्पेशली है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, ये हमारा कॉमनली बैक्टीरिया है जिसके कारण से निमोनिया होता है। नेक्स्ट है हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेमाइडोफिला निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इनके पीछे सबके पीछे निमोनिया लग रहा है, मतलब ये क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वायरस। वायरस में हमारे आ जाते हैं राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और आरएसवी, रेस्पिरेटरी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फंगाई। जो फंगस होती है कौन कौन सी होती है, नीमोसाइटिस जीरोक्वी,
एस्परगिलस कैंडिडा, ये हमारी फंगई होती है जिसके कारण से निमोनिया कॉज हो सकता है। पैरासाइट से कौन से, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, स्टेरोकोलोसिस एंड अदर्स, और भी कोई भी पैरासाइट्स होंगे जिसके कारण से निमोनिया कॉज होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण से निमोनिया हो सकता है। सबसे पहले हमारा एज में क्या है, मान लो जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो 65 से ओल्डर और ज़्यादा उनकी एज है, तो उस टाइम पे उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। ठीक, तो उनको चांसेस है कि भाई निमोनिया हो जाए। ठीक, सेकेंड है हमारा लेस देन 2 ईयर्स, जो लेस देन 2 ईयर्स के बच्चा है या इन्फेंट है, ठीक है, अभी उसकी इम्यूनिटी बननी शुरू भी नहीं हुई है। ठीक, तो उसको भी चांस है कि भाई निमोनिया हो सकता है, क्योंकि जो इम्यूनिटी जिसकी वीक होती है उनमें ये ज़्यादा चांसेस होने के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्मोकिंग, भाई जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, वो क्रॉनिक लंग डिसीज़, किसी को बहुत लंबे समय से लंग डिसीज़ है जैसे COPD, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, उस कंडीशन में निमोनिया कंडीशन देखने को मिल सकती है या उनको हो सकती है। ठीक है, क्रॉनिक इलनेस, कोई बहुत सारी लंबे समय से बीमारी चल रही हो, जैसे हार्ट डिसीज़ हुई, डायबिटीज़ हुई, है ना, बहुत सारी बीमारियां जो लंबे समय से पेशेंट्स में चल रही हो और उसके कारण से उसको निमोनिया होने के चांस होते हैं। ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम, किसी की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, जैसे कि पेशेंट होते हैं HIV के, कैंसर के, रेयर केस में कभी कभी प्रेगनेंसी में भी हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो उसमें भी हमें चांसेस रहते हैं। डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, ठीक है, अच्छा, डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, जो स्वेलो करते हैं उनमें डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, किस कंडीशंस में, जब हमारा ब्रेन काम करना कम कर देता है, ठीक है, जब हमारा जो गैग रिफ्लेक्स है वो काम नहीं करता, उस कंडीशन में क्या होता है, जो सब्सटेंस हमारे फूड पाइप में जाना होता है वो हमारे विंड पाइप में चला जाता है, जिसके कारण हमें एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। वो किस कंडीशन में होते हैं, जब हमारा ब्रेन काम नहीं करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है या हम कोमा में होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा गैग रिफ्लेक्स काम नहीं करता है, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ हम एस्पिरेट कर रहे हैं और उसके कारण से क्या हो जाता है, निमोनिया डेवलप हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है रीसेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई आपको जल्दी में ही इन्फेक्शन हुआ हो उसके कारण से भी आपको निमोनिया कॉज हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, आप हॉस्पिटल में हो किसी और इलनेस की वजह से और आपको निमोनिया हो सकता है। क्यों, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हमने अभी पढ़ा, उसके कारण से भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है, तो वीक होने के कारण से निमोनिया हो सकता है। ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनको कि निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हो गया हमारा एज, स्मोकिंग, किसी को लंग डिसीज़ है, क्रोनिक इलनेस डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, इम्यून सिस्टम वीक है किसी का, जिसको इम्यून सिस्टम किसका वीक होता है, ज़्यादातर जो HIV है, कैंसर पेशेंट है, प्रेगनेंसी में भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उस कंडीशन में ब्रेन जो है हमारा कम काम करता है, गैग रिफ्लेक्स काम नहीं करता है, जिसके कारण से हमें एस्पिरेशन निमोनिया की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो, अभी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, तो उसके कारण से भी निमोनिया डेवलप हो जाता है। स्मोकिंग का देखिए, अब है पैथोफिजियोलॉजी, मान लीजिए किस किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज होता है। सबसे पहले है ड्यू टू ईटोलॉजिकल फैक्टर, जो अभी हमने पढ़े, ईटोलॉजी फैक्टर या तो लंग डिसीज़ हो सकती है, कोई रिसेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकती है, ओल्डर एज हो सकती है आपकी ज़्यादा या फिर 2 साल से कम एज हो सकती है, कोई किसी भी रीज़न से। ठीक है, अब आपके अंदर माइक्रोब्स क्या हो गया, एंटर हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, ये हमारे लंग्स है, ठीक, ये ट्रैकिया है, इसमें ब्रोंकाई में हुआ, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स 3 लोब्स में, ठीक है, फिर टर्सरी ब्रोंकाई ये, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो माइक्रोब्स कहाँ हो गए, एंटर हो गए। ठीक है, कहाँ पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू एंटर हो गए। उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, म्यूकस प्रोडक्शन, कफ, ये सारी चीज़ क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन
शुरू हो जाएगा बनना। क्योंकि एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो चुके हैं, माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर हो चुके हैं, तो एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो म्यूकस का ज़्यादा प्रोटेक्शन करेगा, कफ ज़्यादा प्रोटेक्शन करेगा, जिसमें कि जो बैक्टीरिया है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा या उनसे लड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर पेनिट्रेट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या एल्वुलाई, जो माइक्रोब्स है वो नीचे आने की कोशिश करेगा, किसमें, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, एल्वुलाई में, यहाँ तक, ठीक है, पहुंच गया यहाँ तक। फिर क्या होगा, वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो अफेक्टेड एरिया, जिस एरिया को उसने अफेक्ट किया है वहाँ पे वैसोडाइलेशन कर देगा, मतलब ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, ठीक। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो वहाँ पे क्या होगा, कंसोलिडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फिब्रिन, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारी जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो WBC हैं, फिब्रिन है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है, उनको अटैक करने के लिए। फिर क्या होगा, कंजेशन एल्वुलाई फिल्ड विद द फ्लूइड, अब वहाँ पर क्या होगा, फिल्ड जो फ्लूइड है वो फिल्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कंजेशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा फ्लूइड। और कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, मतलब कि निमोनिया कॉज हो जाएगा। पे कंसोलिडेशन का मतलब है कि फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, ठीक है। जब वहाँ पे एल्वुलाई में या एयर सैक्स में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी, हमारी निमोनिया कहलाएगी, ठीक है। देखिए ये नोज से गया बैक्टीरिया, आगे गया ट्रैकिया तक आया, ट्रैकिया से आगे गया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एयर सैक्स में, ठीक है। ये एल्वुलाई है, यहाँ पे क्या है, ये पस और फ्लूइड भर गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे निमोनिया कॉज हो गया, बैक्टीरिया हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक। देखिए सेम चीज़ वही, ये नॉर्मल एल्वुलाई है हमारी, ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई में, फिर ये ब्रोंक्यूल से ये एल्वुलाई, एल्वुलाई में क्या हो गया है, फ्लूइड भर गया है, फ्लूइड या फिर पस बोल लीजिए, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, निमोनिया। अब आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। ये हमने देख लिया कि निमोनिया क्या है, ठीक है, रिस्क फैक्टर देख लिए, उसकी इटियोलॉजी देख ली, ठीक, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देख ली कि किस तरीके से होता है, क्या होता है उसमें। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि निमोनिया ही है या और कोई कंडीशन तो नहीं है, ठीक। तो हमें उसके साइन एंड सिम्टम से पता चलेगा। सबसे पहले क्या होगा, चेस्ट पेन होगा वाइल ब्रीथिंग ऑन कफिंग, मान लो जब हम कफ करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कफ का, क्योंकि फ्लूइड भी है, पस भी है, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो कफ तो होगा ही जब हम ब्रीथिंग करेंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, चेस्ट पेन भी होगा। फिर कफ विद प्लेगम और प्लेगम ऑफ म्यूकस, कफ में म्यूकस की थिकनिंग ज़्यादा होगी, वो निकलेगी, ठीक है, कफ आएगा। फटीग, थकावट होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाएगा। फीवर आएगा, क्यों, ये क्या है, कॉमन कोल्ड के भी सिम्टम्स हैं, पहले कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आएंगे, फिर वही सेम सिम्टम्स किसके हो जाते हैं, निमोनिया के, ठीक है। तो जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब सांस लेने में दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भाई नहीं जा पा रही है, सेल्स तक, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, और जो बॉडी से वेस्ट निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर नहीं जा पा रहा है, तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है किसके, निमोनिया के। और भी देख लीजिए पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। फीवर रहेगा, कफ रहेगा, चिल्स रहेगा, स्वेटिंग रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, नोजिया वोमिटिंग रहेगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चेस्ट पेन रहेगा जब वो खांसेगा, कफिंग का, ठीक है। सीवियर वीकनेस रहेगी, ब्लू स्किन रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है बॉडी तक, ठीक है। बॉडी एक रहेगा, लेबर्ड ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत रहेगी। तो ये सारे क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं जब निमोनिया हो चुका होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन पे, मतलब हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि निमोनिया की कंडीशन हुई है। सबसे पहले तो हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, वो बताएगा कि उसको कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण से निमोनिया हो गया हो, या फिर उसको कोई
मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक तो नहीं थी, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट तो नहीं था, HIV पेशेंट तो नहीं था, कैंसर पेशेंट तो नहीं था, वो सारी चीज़ अपनी मेडिकल हिस्ट्री में बताएगा। या कोई उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था रिसेंट में, कॉमन कोल्ड तो नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री में उससे पूछेंगे, ठीक है। फिर करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब पेशेंट को हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस हमें दिख रहे हैं, क्या चीज़ हमें दिख रही है, या फिर हम उसके जो साउंड है, लंग साउंड सुनने की कोशिश करेंगे, उसमें क्रैकिंग साउंड है, वीजिंग साउंड है, ठीक है, वो कौन सी साउंड हो रही है वो हम पता करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा बेस्ट जो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होता है, जांच का जो होता है वो होता है हमारा चेस्ट एक्सरे, ठीक है। हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि भाई कितनी जगह फ्लूइड भरा हुआ है या फिर नहीं है, ठीक है, उससे हमें क्लियर पता चल जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में और ज़्यादा क्लियरिटी होती है, विजुअलाइजेशन, ठीक है। सिटी स्कैन क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। सिटी स्कैन में क्या होता है? क्लियर और विजिबल हो जाता है। फिर है ब्रोंकोस्कोपी। मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ का सैंपल लेना हो, टिश्यू का, ठीक है, अंदर से ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, तो हम ब्रोंकोस्कोपी से एक तो विजुअल देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ हुई है, प्लस उसमें हम सैंपल भी ले सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी हम तब करते हैं जब थोड़ी सी सीरियस कंडीशन होती है, ठीक, नहीं तो नॉर्मली चेस्ट एक्सरे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम देख सकते हैं उसके ब्लड टेस्ट करा के, ठीक है। स्पुटम कल्चर करा सकते हैं। स्पुटम कल्चर में स्पुटम का टेस्ट होगा, उसमें हम क्या पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण से निमोनिया हुआ है, और कल्चर से हम ये भी पता कर सकते हैं कि किस बैक्टीरिया पे कौन सी दवा रेसिस्टेंस है और कौन सी नहीं है, ठीक। रैपिड यूरिन टेस्ट भी उसका हम करा सकते हैं, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटरी। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जिसको हम फिंगर्स पे लगाते हैं और उसमें हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं पेशेंट का, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस भी करा सकते हैं, उसमें हम ऑक्सीजन देख सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है जिससे हम निमोनिया को पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, कि निमोनिया का क्या मैनेजमेंट है। वैसे तो जब सीरियस कंडीशन होती है या फिर एक्यूट कंडीशन भी हो निमोनिया की, तो हमें एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वही आगे का ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। मेडिसिनल पर्पज से सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मतलब जिसमें कि हम मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, ठीक, जिसमें कि हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किस लिए होती है? कि कोई भी बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर निमोनिया बैक्टीरिया के कारण हुआ है तब हमें उसको एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक सबसे पहले ओरल एंटीबायोटिक्स देनी है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट IV देनी है। अगर बिल्कुल अभी मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं है कंडीशन निमोनिया की, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करेंगे? ओरल एंटीबायोटिक से। ओरल में भी कौन कौन सी है? एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरामाइथ्रेसिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये मेडिसिन है, इनको हम दे सकते हैं। सबसे पहले एमॉक्सिसिलिन। अगर मान लो स्पुटम कल्चर भी नहीं हुआ है, ठीक है, और हमें नहीं पता कि किस बैक्टीरिया से निमोनिया कॉज हुआ है, तो उस टाइम पे भी हम एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। नेक्स्ट है IV एंटीबायोटिक्स। मान लो अगर निमोनिया थोड़ा सा सीरियस कंडीशन है तो उस टाइम पे हमें IV इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स उसको देनी चाहिए। उसमें कौन कौन सी हैं? फ्लोरोक्लोनाकोल, लिवोफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, हाई डोज ऑफ एमॉक्सिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन क्लेवनेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं, कैसे? IV, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम IV दे सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीवायरल। मान लो अगर वायरस के कारण से निमोनिया हुआ है तो उसमें एंटीवायरल देना ज़रूरी है, जैसे कि रिमांथेडिन, एमेंटाडिन, ऑस्ट्रेलेमाविर, ज़ेनामेविर, ये क्या है? एंटीवायरल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी NSAID। NSAID क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी
ठीक है, डिजीज़ जो कि जिसमें कि जो पेशेंट्स के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन है, ठीक है, डायरिया है, फटीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं उसको, आइब्रूफेन, पैरासीटामोल, नेजल डिकंजेस्टेंट्स, ठीक है, उसकी बिल्कुल म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए हम नेजल डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट जो कि कफ है उसको निकालने के लिए हम क्या दे सकते हैं, ग्वाइफेनेसिन, ठीक है। एंटी फंगल, अगर फंगल की वजह से हुआ तो एंटी फंगल दे सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए हम उसको वैक्सीनेशन दे सकते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन में भी कौन कौन सी, पुवनार 13 वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है, हिप दे सकते हैं, न्यूमोथोरेक्स 23 दे सकते हैं और फ्लू वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है। ये वैक्सीन हम उसको प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं जिससे कि निमोनिया कॉज ना हो। अब आ जाता है नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल। इसमें हम दवाई ना देकर नॉर्मल ऐसी बिना दवाइयों के जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। टर्निंग, कफिंग, डीप ब्रीदिंग टू रिमूव सिक्रेशंस, जो अंदर सिक्रेशंस है, प्रोडक्शन हुआ है म्यूकस का, कफ का, उनको बाहर निकालने के लिए पेशेंट्स को पोजीशन टर्न बाय मतलब साइड टू साइड चेंज कराते रहेंगे पोजीशंस, ठीक है। फिर कफिंग कराएंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे जिससे कि वो सिक्रेशंस क्या हो जाए, रिमूव हो जाएं। पोस्टरल ड्रेनेज या फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे जिससे कि जो सिक्रेशंस है वो बाहर हो जाएं। पोस्टरल ड्रेनेज ऐसी पोजीशंस देंगे जिससे कि जो ड्रेनेज है वो इजीली हो जाए। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे सकते हैं, नेजल कैनुला के, नेजल मास्क के थ्रू, नेजल प्रोंग्स के थ्रू हम उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे सकते हैं। नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, नेबुलाइजर मशीन से, उसमें हम ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन्स डाल के नेबुलाइजर कर सकते हैं। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, उसकी जो फ्लूइड है उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 लीटर उसको फ्लूइड हम दे सकते हैं जिससे कि अगर हम जितना ज़्यादा फ्लूइड देंगे उतना ही सिक्रेशंस ज़्यादा निकलेंगी, ठीक है। वेल बैलेंस डाइट देंगे, अच्छी डाइट देंगे जिससे कि उसकी इम्यूनिटी वीक ना हो, ठीक है। हाइजीन रखेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे जिससे कि जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो उसके कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है। ये हो गए हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वही ये ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया क्या, सबसे पहले वैक्सीनेशन, ठीक है, दे सकते हैं, मेडिसिन से भी दे सकते हैं, कवर योर माउथ, वही इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। हैव प्रॉपर रेस्ट, आराम करो प्रॉपर, ठीक है। हेल्दी फूड, ये सारी चीज़ क्या है हमारी प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट बोल दीजिए निमोनिया के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो हमने पूरा निमोनिया के बारे में पढ़ा कि निमोनिया क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस क्या हैं, मैनेजमेंट क्या है, सारी चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।